नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईको में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे सार्क के बारे में। अभी जो है ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है चाइना, जो भारत के उत्तर में एक बड़ा सा देश है विशाल, वो चाइना जो है सार्क के जैसा एक संगठन बनाना चाह रहा है जिसमें भारत नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सार्क क्या है, यानी सार्क में कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, और सार्क का गठन जो है कब किया गया था, इसका मुख्यालय क्या है, और जो है सार्क हमारे जो है एशिया के यानी साउथ एशिया में इसका क्या प्रभाव है सार्क का। चलो, और अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति है और क्यों जो है सार्क का उतना चर्चा नहीं होती है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आज का टॉपिक है सार्क। तो सबसे पहले हम लोग सार्क के बारे में जान लेते हैं, फिर चाइना क्यों बनाना चाह रहा है वो सारी डिटेल्स बाद में। सार्क जैसा संगठन, तो देखिए सार्क क्या है। तो सार्क का सबसे पहले हम यहाँ पर फुल फॉर्म देखते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए जो है सार्क के नाम से ही है कि ये जो है साउथ एशिया का, यानी एशिया के साउथ की ओर का एक एसोसिएशन है, एक संगठन है। फॉर किसके लिए? रीजनल, क्षेत्रीय, कोऑपरेशन यानी सहयोग के लिए। यानी इसका जो है हिंदी नाम भी इसी प्रकार से है, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, क्षेत्रीय का रीजनल, सहयोग यानी कोऑपरेशन, संगठन, एसोसिएशन। यानी जो है ये साउथ एशिया के देश मिलकर एक संगठन बनाए जिसमें वो लोग चाहते हैं कि वो जो अपने क्षेत्रीय जो सहयोग है उसको बढ़ावा मिले। इस तरह का जो है एक संगठन बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो ये जो सार्क का गठन किया गया था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। और इसका जो स्थापना किया गया था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। इस बात को याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। लेकिन अगर पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो अगर नेपाल की राजधानी काठमांडू, एकमात्र किसी भी संगठन का जो मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है वो सार्क है। और सार्क के वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो है राष्ट्रपति, वो यानी मेन है अभी कौन? ईसाला विराकोन। क्या नाम है? ईसाला विराकोन। ये जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। नाम अपने अनुसार आप जो है प्रोनाउंस या अपने अनुसार जो लिख लीजिएगा, इस तरह का नाम ही है। देखिए ESALWEERAKON, अपना प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ईसाला विराकोन। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। और इसका एम क्या था कि सार्क को बनाने के पीछे का लक्ष्य क्या था, क्या कुछ उद्देश्य था? तो सार्क का बनाने के पीछे का यही उद्देश्य था दोस्तों कि आपस में जो ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं सभी के बीच जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो सके, इसके लिए जो सार्क बनाया गया था। दूसरा सोशल प्रोसेस, सामाजिक जो दूरियां हैं वो घट के जो है सब एक दूसरे के जो लोग पीपुल टू पीपुल जो कॉन्टेक्ट है और कनेक्शन है वो आपस में अच्छी तरह बन सके, इस तरह का जो सोच के बनाया गया था। जैसे भारत और नेपाल के लोग जो है काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को से जो है पीपुल टू पीपुल जो कॉन्टेक्ट है, आदमी आदमी के बीच जो कॉन्टेक्ट है वो बढ़िया है। देखिए हाँ, कह सकते हैं कि वो जो पॉलिटिकल लेवल पे कुछ भी हो, KP शर्मा ओली कुछ भी कह देते हो, लेकिन आदमी आदमियों के बीच देखा जाए तो भारत नेपाल के बीच बहुत अच्छा संगठन जो है कह सकते हैं कि सामाजिक परिस्थिति है। और बनाया गया था कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। कल्चरल मतलब होता है कि सांस्कृतिक डेवलपमेंट, सांस्कृतिक के विकास के लिए जो है ये सार्क के बनाने का मुख्य लक्ष्य था। अब जो है ये जो है अभी चर्चा में क्यों है जुलाई 2021 में? तो चाइना चाहता है कि जो सार्क जैसा संगठन हम खुद बनाएं, यानी चाइना बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि चाइना जो है सार्क का जो है सदस्य नहीं है। तो कौन कौन से देश हैं सार्क में? कितने देश हैं? तो सार्क में कुल जो है वर्तमान में सार्क में कुल 8 देश हैं। कौन कौन से? तो सार्क में 8 देशों को याद करना बहुत आसान है। एक जैसे आपको किस तरह से याद रखना है, नीचे तरफ से याद करते हैं कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब बोलिएगा ये तो 8 देश कैसे हुई और जो है आप याद कैसे रख सकते हैं? तो जो सबसे पहले याद रखिए कि हिंद महासागर का 2 देश द्वीपीय देश है, मालदीव, श्रीलंका, ठीक, निपट गया। उसका बाद इधर से याद कीजिए कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देश, 3 2 5 हो गया। और 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो भारत से जो घिरे हुए हैं। यही 8 कंट्रीज हैं, यही 8 देश हैं जो सार्क के जो है सदस्य हैं। समझ में? यानी आप देख रहे हैं कि चाइना जो है सार्क का सदस्य नहीं है। इस कारण चाइना चाहता है कि वो जो है सार्क जैसा एक क्षेत्रीय संगठन बनाए जिसमें जो भारत नहीं रहेगा। वो भारत को दरकिनार करते हुए जो है सार्क जैसा संगठन बनाना चाहता है। क्यों बनाना जो है भारत को दरकिनार करना चाहता है? इसका प्रमुख रीजन है दोस्तों, एशिया में देखा जाए तो चाइना को चुनौती देने वाला बस एकमात्र देश है, वो है भारत। वो चाइना को डर है कल दिन अगर जो है भारत का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी तरह से हो गया तो वो जो है चाइना को आंख में आंख दिखाकर जो है उसको धमकी दे सकता
है उसको चुनौती दे सकता है। इस कारण से चाइना चाहता है कि भारत को जो है इससे जो है दूर रखा जाए। इसमें इसका सहयोग कौन कौन से करने वाले हैं उसमें से देखिए, क्या सभी सार्क सदस्य भी वहाँ का देश अगर छोड़ दिया जाए, भारत को अगर छोड़ दिया जाए, फिर भी तो सार्क में 7 देश बचते हैं और चाइना मिल जाता है तो 8 देश हो जाएंगे। तो क्या सभी देश सार्क में मिलना चाहते हैं या सार्क जैसा संगठन के लिए एग्री हैं? तो हम बता दोस्तों, इसमें सभी देश नहीं है, हाँ कुछ जो है देश उसमें जो है सम्मिलित हो सकते हैं। जिसे अगर देखा जाए तो एक लेते हैं हम लोग मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है और जो डेफ्ट में यानी जो है अधिक कर्ज दिया है चाइना, जिससे जो है फंस चुका है मालदीव भी कहीं ना कहीं, जिसके कारण और जो है मालदीव में और एक चीज दिक्कत होती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होते रहती है। वहां पर पिछली जो सरकार थी, अभी वर्तमान में जो है सरकार है अब्दुल्ला अमीन, ये जो है न्यूट्रल है, ना भारत को ज्यादा सपोर्ट करता है ना पाकिस्तान चाइना का। जबकि इससे पहले जो इब्राहिम सोली की सरकार थी वो जो है प्रो चाइना थी, यानी चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी हर चीज में। तो कहना मुश्किल है कि मालदीव वर्तमान में क्या करने वाला, ठीक वहां पर जिस तरह से पॉलिटिकल यहाँ पर जैसे बीजेपी और कांग्रेस होते हैं उस प्रकार से अगर विपक्ष की सरकार बनती है या फिर अभी वर्तमान सरकार का क्या सोच है उस पर डिपेंड करता है। और आपको पता होगा कि मालदीव जो है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है यानी BRI प्रोजेक्ट का एक भाग है, बोर्ड एंड रोड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का, उसमें भी वो ज्वाइनिंग कर चुका है। तो कहा नहीं जा सकता है मालदीव के बारे में। दूसरा श्रीलंका का आपको पता होगा कि कुछ क्षेत्र तो श्रीलंका का वो चाइना इस तरह से ले लिया कि वहाँ का पासपोर्ट जो है चाइना का पासपोर्ट लगेगा अगर श्रीलंका के एक विशेष क्षेत्र जो जो उसकी राजधानी कोलंबो के सामने है वहां पर जाने के लिए आपको चाइना का पासपोर्ट लगेगा। यानी कह सकते हैं कि चाइना जो है श्रीलंका के कुछ एक विशेष क्षेत्र को ऑक्युपाई भी कर लिया है और इतना डेफ्ट रेट में फंसा लिया। हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में आप जान सुने होंगे, उसको जो है चाइना तो 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो श्रीलंका पर भी अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी तो राजपक्षे वर्दस का जो है सरकार है वो भी जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रल है और कह सकते हैं कहीं ज्यादा चाइना को ही सपोर्ट करती है। तो ये दो चलिए मान लेते हैं। फिर भारत को तो दूर रखा जा रहा है और पाकिस्तान के लिए तो कहना ही नहीं है, वो तो चाइना का फुल सपोर्टर है चाइना। और अगला बात करें तो अफगानिस्तान में अगर वर्तमान सरकार देखा जाए तो वो चाइना के उतना करीब नहीं जा सकते, लेकिन अगर तालिबान की सरकार आ जाती है, क्योंकि आपको पता होगा वर्तमान में जो बहुत अनस्टेबिलिटी है और अफगानिस्तान में, और तालिबान जो फुल सपोर्ट करती है चाइना को और चाइना भी सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं तालिबान को। इस कारण अफगानिस्तान भी हो सकता है कि उसमें शामिल हो जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तो मालदीव, श्रीलंका और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान अगर आ जाता है एक पर, तो नेपाल में अभी जो है KP शर्मा ओली हट चुके हैं। KP शर्मा तो इस तरह से सपोर्ट करते थे चाइना को, तो बोलबे मत कीजिए, ठीक। हर चीज में जो है वो एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट देते रहते थे, यानी इंडिया के विरुद्ध। वो कभी राम के बारे में, भगवान राम के बारे में, तो कभी सीता के बारे में, तो कभी इस प्रकार का जो है स्टेटमेंट देता था क्या, ताकि जो है भारतीय लोगों के भावना को ठेस पहुंचे। तो वो कह सकते हैं कि KP शर्मा जो पिछली सरकार थी वो जो प्रो चाइना थी, चाइना के बहुत करीब थी। लेकिन वर्तमान सरकार जो है अभी आने वाली है, यानी शेर बहादुर देवा साहब, ये जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहने वाले। तो न्यूट्रल रहना भी अच्छा है एक प्रकार से भारत के लिए। तो नेपाल, भूटान, अगला देश बात करें भूटान तो बोले तो ये तक जो है BRI प्रोजेक्ट को भी नहीं ज्वाइन किया है, यानी चाइना का BRI प्रोजेक्ट को भी नहीं ज्वाइन किया है। तो भूटान तो शामिल होगा ही नहीं, ये तो समझ लीजिए। भूटान तो बहुत कर सकते हैं, भारत जो बोलेगा वही करेगा वो भूटान। अगला बात करें तो बांग्लादेश भी उसी प्रकार का है कि अभी जो है चाइना के साथ कुछ घुल मिल रहा है, लेकिन वो तो भारत के भी करीब है, अब न्यूट्रल पोजीशन पे है। तो इस कारण से अभी कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ होगा। और जो उसमें बहुत सारी जो सेंट्रल एशिया कंट्री हैं वो भी जो है उसका सपोर्ट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, चाइना का। तो ये जो सार्क जैसा संगठन बनाना चाहता है चाइना, वो जो बन भी सकता है अगर चाइना चाहे तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो जो पैसे के बदले जो है खरीद सकता है और जो है इस तरह से डेफ्ट रेट में फंसा के, अपने चाल में फंसा के जो है इस तरह का संगठन बना सकता है। अगला बात करें तो दोस्तों बस सार्क के बारे में इतना ही था। आई होप जो है आपको सार्क के सारे कंट्रीज के बारे में भी पता चल गया होगा, कौन कौन से इसका सदस्य देश हैं, और भी जो है नए सदस्य, नए संगठन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।